हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के मध्यकालीन भारत के एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मुगल 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। तो देखिए, ये चैप्टर मुगल काल के बारे में बताता है। बेसिकली हमें जो जानकारी देता है वह मुगल काल के बारे में जानकारी देता है। तो इस चैप्टर में हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मुगलों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 16वीं सदी का जो लास्ट वाला समय था, उस समय में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया। तो लगभग संपूर्ण भारत पर 17वीं शताब्दी में इन्होंने अधिकार कर लिया। मुगलों ने ही दिल्ली का लाल किला बनवाया, जहां से प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो दिल्ली का लाल किला है वह भी किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था। और यहाँ से हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मुगल कौन थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न आया कि मुगल कौन थे। तो देखिए, मुगल माता की ओर से चंगेज खां, जो एक मंगोल शासक था, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। और पिता की ओर से इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर की मृत्यु हुई 1414 ईस्वी में के वंशज थे। तो देखिए, माता की ओर से तो ये चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की ओर से क्या थे? तैमूर के वंशज थे। लेकिन मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां का इतिहास नरसंहार का रहा है। चंगेज खां ने बहुत लोगों को मारा था। तो मुगल ये पसंद नहीं करते थे कि हम चंगेज खां के वंशज कहलाएं। वह तैमूर के वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। यह तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर क्या किया था? कब्जा किया था। और वह दिल्ली से ही अपना क्या करना चाहते थे? संपूर्ण साम्राज्य विस्तार कर अपना शासन कर रहे थे। तो तैमूर के वंशज होने का यह गर्व महसूस करते थे। मुगलों ने अपनी वंशावली का चित्र बनवाकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रत्येक शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो यह तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाने में भी क्या करते थे? गर्व महसूस करते थे। तो वास्तव में जो मुगल थे वह तैमूर के वंशज होने के प्रमाण प्रस्तुत करते थे। आगे हम बात करें मुगल सैन्य अभियान के बारे में बात करें। सैन्य अभियान कौन कौन से थे? देखिए, बाबर 1526 से 1530। बाबर प्रथम मुगल शासक था। 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और कई वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर उसने क्या किया? कब्जा किया। देखिए, वास्तव में क्या हुआ कि 1494 ईस्वी में फरगना का जब बाबर उत्तराधिकारी बना तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी। तो उज्बेकों ने उस स्थान पर उसके राज्य पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के कारण वह उनका सामना नहीं कर सका, और वहां से क्या हुआ? वह भाग आया और वह भटकता रहा। तो अंत में उसने काबुल पर क्या किया? युद्ध करके कब्जा कर लिया। बाबर ने, अब देखो, काबुल पर कब्जा करने के बाद वह भारत की ओर बढ़ेगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर क्या किया? कब्जा किया। तो एक प्रश्न भी होता, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, कि पहली बार तोप और गोलाबारी का उपयोग किया गया था। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें तोप और गोलाबारी का क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। तो इस तरह से बाबर ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल वंश की क्या की? यहाँ पर स्थापना की। आगे हम पढ़ें उत्तराधिकार की मुगल समस्याएं। देखिए, मुगल ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार मतलब होता है कि यदि किसी राजा का सबसे बड़ा पुत्र होगा वह राजा होगा, तो इसमें विश्वास नहीं करते थे। वह सहदायाद सहदायाद यानी तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। अब तैमूर वंश की ये जो सहदायाद प्रथा है, यह क्या थी? उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब देखिए, उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर देने के कारण मुगलों में जो उत्तराधिकार या राजा बनने के लिए फिर आपस में क्या होता था? युद्ध होता था। और उन युद्धों में जो भाई जीत जाता था तो वही क्या होता था? फिर अंत में राजा बनता था। आगे हम बात करें
मुगलों के अन्य शासकों से कैसे संबंधित थे? तो देखिए, अधिकतर राजपूत शासकों ने स्वेच्छा से मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली और मुगलों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। जैसे इसमें उदाहरण है कि जहांगीर की माँ जो थी वो कछवाहा वंश की राजकुमारी थी, और कछवाहा वंश कहाँ से संबंधित था? आमेर से, जयपुर से संबंधित था। तो वह आमेर या अंबर के शासक की क्या थी? पुत्री थी। दूसरा जो उदाहरण है कि शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की क्या थी? पुत्री थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेवाड़ से आता है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें भी क्या कर दी? वापस कर दी। तो जो व्यवहार उन्होंने आमेर के राजपूतों के साथ या मारवाड़ के राजपूतों के साथ किया, तो ऐसा व्यवहार उन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूतों के साथ नहीं किया। तो कह सकते हैं कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूतों ने अपनी किसी भी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ नहीं किया। आगे हम बात करें मनसबदार और जागीरदार। देखिए, मनसबदार कौन होते थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था उसे मनसबदार कहते थे। मुगल शासनकाल के दौरान यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए 3 चीजों का निर्धारण किया जाता था: पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। इन तीनों का निर्धारण किया जाता था। पद और वेतन जात की संख्या पर निर्भर था। किसकी संख्या पर निर्भर था? जात। जो सैन्य दायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उसी के अनुसार उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और सैनिकों के घोड़े दगवाते थे। इसके बाद ही उनको सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो ये जो सैनिकों को वेतन देने के लिए धन कौन देता था? राज्य देता था। लेकिन मनसबदारों को जागीर दी जाती थी जो इक्ताओं के समान थी। जागीर के राजस्व को मनसबदार के वेतन के रूप में दिया जाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनसबदार अपनी जागीर पर प्रशासन नहीं करता था, वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। उनको केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और वही राजस्व उनका क्या था? वेतन था। तो वेतन राजकीय कोष से ना देकर जागीर का जो राजस्व आता था, टैक्स आता था, उससे मनसबदार को वेतन दिया जाता था। आगे जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब के शासन काल तक मनसबदार का जो राजस्व है उनके वेतन से कम हो गया और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण इन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। और जब ये जागीर मिल जाती थी तो वह अधिक से अधिक क्या करते थे? राजस्व एकत्रित करते थे। तो जिसके कारण यह भ्रष्टाचार फैलने लगा और किसानों पर और जनता पर अत्याचार हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ? मुगल शासन जो पतन की ओर आगे बढ़ता चला गया। अब हम बात करेंगे जब्त और जागीर, जमींदार। जब्त क्या है और जमींदार क्या है? देखिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। राजस्व एकत्रित करने वाले व्यक्तियों को मुगल जमींदार कहते थे। मुगल क्या कहते थे? उनको जमींदार। जमींदार कौन होते थे? शक्तिशाली सरदार या गांव का मुखिया या कोई ग्रामीण प्रतिष्ठित परिवार, जैसे ग्रामीण कुलीन कहते थे, उन्हीं व्यक्तियों को क्या है? मुगल सामान्यतः जमींदार बनाते थे। अकबर के समय राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर भी अलग अलग सूची बनाई गई कि अलग अलग सूची बनेगी प्रत्येक फसल के लिए। और राजस्व प्राप्त करने की इस प्रथा को जब्त प्रथा कहा जाता है, जब्त कहा जाता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जब्त का प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने जब्त प्रथा को क्या किया था? प्रारंभ किया था। हर फसल के लिए राजस्व की अलग अलग दर थी। कृषि के पैदावार, कीमत और कृषि योग्य भूमि का क्या किया गया? इसमें सर्वेक्षण किया गया। तो ये किसने किया था? टोडरमल ने। जब्त व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकी और वह सफल भी नहीं हो सकी। एक पुस्तक है अकबरनामा, इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा। इसकी रचना की अबुल फजल ने। देखिए, अबुल फजल अकबर के दरबारी और अकबर के मित्र थे। अब अकबरनामा 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों से निर्मित है? 3 भागों से निर्मित है अकबरनामा। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का बयान है कि वह क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कहते थे। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरे भाग को, यानी अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो आईने अकबरी की रचना भी किसने की है? अबुल फजल ने की है। इंपॉर्टेंट बात है और ये अपने आप में भी एक बड़ा ग्रंथ है, आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में क्या है? अकबर का प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का विवरण है। समकालीन भारत की परंपरा और संस्कृतियों का विवरण है। विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण दिया गया है।
अकबरनामा के भाग 3 में, जिसका नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में राजस्व का सांख्यिकी विवरण दिया गया है। चलिए आगे हम बात करें। अकबर के बाद शासन करता है जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था? देखिए, नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां का खिताब मिला उसे। और नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और वह समय समय पर जहांगीर को क्या करती थी? सहयोग भी देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण करवाए और दूसरी ओर एक वाक्य लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम गढ़ा हुआ। तो चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? नूरजहां के नाम। जहांगीर ने नूरजहां के नाम चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो नूरजहां का वो बहुत ज्यादा सम्मान करता था, आदर करता था, और उस आदर के कारण जहांगीर ने नूरजहां के लिए क्या है? चांदी के सिक्के चलवाए। अगला जो पॉइंट है, जो पुस्तक में दिया गया है, अकबर की सुलह कुल की नीति। तो देखिए, एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। यह सुलह कुल की नीति क्या थी? अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया और उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का क्या किया? पालन किया। तो वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और उसने अपने शासनकाल में इस तरह की व्यवस्था की भाई किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपमानित महसूस ना होना पड़े। तो इस नीति को उसने क्या नाम दिया? सुलह कुल की नीति। फिर 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। देखिए, शाहजहां के समय उच्चतम पद प्राप्त मनसबदारों की संख्या 8000 में से 445 थी। मुगल सम्राट और मनसबदार अपनी आय का बड़ा हिस्सा वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, और वेतन और वस्तुओं को कौन पूरी करवाते थे? इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, लेकिन राजस्व अधिक होने के कारण उनके पास बहुत कम धन बचता था। किसानों के पास, जो गरीब थे, वे बड़ी मुश्किल से पेट भर पाते थे। कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और बहुत सारे कुलीन वर्गों ने जब केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई तो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर हो गई और नए राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। जैसे कौन कौन से राज्य उदय हुए? हैदराबाद और अवध। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में मुगल काल का एक आइडियोलॉजी ली है और विशेष उन टॉपिकों के बारे में पढ़ा है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक शॉर्ट है लेकिन हमें एक सोच विकसित करता है, और क्लास 7 में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित ये पूरा अच्छा विवरण देता है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित हमारे जो एनसीईआरटी के अन्य वीडियो हैं उनको आप जरूर देखिए, अन्य क्लासेस हैं, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके से संबंधित यह आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखने के लिए इस चैनल के जो अलग अलग क्लासेज आती रहती है उनको लगातार पढ़ते रहें, देखते रहें, और भविष्य में आपके लिए यह क्लासेस जो है बहुत लाभकारी होंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।